Hello everyone. Welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichai. Today we are going to talk on the topic called as biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंजाइम वाला जो पार्ट था उसको डील करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो एंजाइम के ऊपर आज हमारा सेकंड लेक्चर आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप सीखोगे इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, ये टोटल ऐसे 3 सब पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आ रहा है इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन के अंडर, जिसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ओके, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप लोगों को नीट में यहीं पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो याद रखना कॉम्पिटेटिव इनिबिशन जो रिएक्शन हम लोग अभी सीखेंगे, जिसको समझेंगे, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, इसको समझना बड़ा आसान है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक एंजाइम का स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है। ठीक है, दिस इज अ सबस्ट्रेट विच इज गोइंग टू हेल्प अस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो नॉर्मली केस में मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन नया क्या है फिर ये वाले टॉपिक में, यही तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ अभी ये जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं इनिबिटर। तो अभी आप लोगों को इसको इस तरीके से समझना है कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड तो होगा, लेकिन 50% जो एंजाइम का एक्टिव साइट्स है वो इनिबिटर ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दो सिनारियो देखने मिलते हैं। जैसे कि 50% एंजाइम का जो साइट है, एक्टिव साइट जिसको हम लोग कहते हैं, वो सबस्ट्रेट ले लेगा और बाकी का बचा हुआ 50% जो है वहां पे इनिबिटर जाके अटैच हो जाएगा। तो वैसे देखने को जाओगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली 50% एंजाइम्स एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म्ड हो रहा है। तो 50% जो जगह है वो तो इनिबिटर ले लेता है, वहां पे कोई भी जाके सबस्ट्रेट अभी बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा उसका क्या सिनेरियो रहेगा, उसका ये सिंपल सी बात है समझना कि 50% प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और खाली 50% प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो 50% ही बाइंड हो पा रहा है एंजाइम के साथ, क्योंकि उसका जो रिमेनिंग 50% पार्ट है वो परमानेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका है इनिबिटर के साथ। तो जब भी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एंजाइम सेट फ्री, इसका मतलब ये होता है कि जो खाली 50% जो पार्ट बचा था, जो सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया है, वही पार्ट खाली फ्री हो जाएगा, बाकी जो पार्ट है वो इनिबिटर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हर बार एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्शन निकलेगा वो एक्चुअली 50% कम रहेगा। ये आप लोगों को यहाँ से समझना है। दिस इज व्हाट द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स मीन्स। ओके, अभी इसको समझने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूं। जैसे कि सक्सीनेट का कन्वर्जन होता है फ्यूमारेट में। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एन स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड एज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, तो यहाँ पे अगर ये प्रोसेस अगर करना है तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगेगा। लेकिन मान लो इसकी जगह पे अगर मैलोनेट वर्ड, मैलोनेट वाला एंजाइम अगर मैंने ले लिया, तो मैलोनेट कैन बी एक्ट एज अ इनिबिटर, नॉट एन एंजाइम, सॉरी, मैलोनेट कैन बी एक्ट एज अ इनिबिटर इन केस ऑफ द दिस रिएक्शन। तो फ्यूमेरेट का जो भी प्रोडक्शन रहेगा वो 50% से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी ओवर हियर सेम थिंग वी विल अप्लाई इन द अवर सेकंड एग्जांपल, जहाँ पे सल्फर ड्रग्स आते हैं। ड्रग्स आर नथिंग बट योर एंटीबायोटिक्स ओवर ओवर हियर। तो ओके, पाबा, तो पाबा एक है जिसको कन्वर्जन किया जाता है फॉलिक एसिड में, और वो इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम काम करता है फॉलिक एसिड सिंथेटेस के। ठीक है, तो अभी ये पाबा क्या है, फॉलिक एसिड क्या है, इसको समझने में मदद करता हूँ। ठीक है, तो सी, पाबा स्टैंड फॉर द पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ओके, क्या होता है ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, और इसका कन्वर्जन जब फॉलिक एसिड में हो जाता है, तभी ये जो फॉलिक एसिड है ये बैक्टीरिया यूज करते हैं खुद के लिए, ताकि उनका नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ने सल्फर ड्रग्स नाम के एंटीबायोटिक्स ले लिए, तो वो कैन बी एक्ट लाइक अ इनिबिटर, और वो क्या करेगा, फॉलिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो हो रहा है वो रिड्यूस करते करते जाएगा। इसके कारण जो है बैक्टीरियल में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी नहीं देखने मिलेंगे, एंड फाइनली द थिंग्स विल बी गेटिंग ऑल राइट। ओके, सो ये एक तरीके का एग्जाम्पल था जो आप लोगों ने सीखा। फाइन, तो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स के बाद अभी आपके स्क्रीन पे मैं रखना चाहूंगा नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स। सबसे पहली बात तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये सबसे बड़ा नोट करने वाली बात है यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेम प्रोसीजर ओवर हियर। एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, इनिबिटर भी है, लेकिन एक बात बेटा यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि इनिबिटर का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा अजीब है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो एंजाइम का एक्टिव साइट कैसा है, और एंजाइम के एक्टिव साइट के जैसे ये इनिबिटर वाला तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा है स्ट्रक्चर, राइट। तो फिर क्या होगा,
तो देख लो यहाँ पे, ये एंजाइम है, ठीक है, और ये जो इनिबिटर था वो एंजाइम के एक्टिव साइट में तो फिट नहीं हो पा रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो एंजाइम के कहीं और जाके फिट हो जाएगा, कहीं भी कोई भी साइड पे एंजाइम के जाके फिट हो जाएगा, इन सच अ वे दैट एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स जो भी है जहाँ पे एक्चुअली सबस्ट्रेट को बाइंड होना चाहिए वो अब खराब हो जाएगा। ओके, मतलब क्या, एंजाइम ने खुद को इस तरीके से चेंज कर लिया कि उसके पास एक भी एक्टिव साइट्स बचे ही नहीं, ओके, डिस्ट्रॉय हो गए, जिसके कारण क्या हो गया, देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, क्योंकि सबस्ट्रेट को बाइंड होना था एंजाइम के साथ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता, फिर थोड़ी ही देर में मुझे प्रोडक्ट मिल जाता, लेकिन इनिबेटर ने इस तरीके से एक्टिंग किया कि उसने पूरा एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम की, बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अब डिस्ट्रॉय होने की वजह से सबस्ट्रेट वहां पे ज्वाइन नहीं कर पाया अपने आप को, और जिसके कारण क्या हो गया, प्रोडक्शन जीरो हो गया। ओके, ये बात आप लोगों ने यहाँ से सीखी, इसको समझना बड़े ही आसान है। देखो, देर आर सम एग्जाम्पल्स विच विल बी डीलिंग इन दिस पार्ट। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, फॉर नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि साइनाइड, साइनाइड्स बाइंड्स टू द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, आगे जाके आप लोग रेस्पिरेशन पार्ट जब पढ़ोगे वहां पे ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात जो है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक होता है, सबको नॉर्मली इसके बारे में पता होगा, वर्ल्ड वॉर 2 में इसका यूज किया गया था, लाइक, है ना। तो बात करेंगे इसको भी लेके आगे जाके, लेकिन इतना जरूर याद रखना, पेनिसिलिन जो है ये बैक्टीरिया के सेल वॉल फॉर्मेशन में जो भी सब्सटेंस मदद करते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। सो ये समझने के बाद अभी बढ़ते हैं तीसरा, एक और तरीका है, इसको भी समझ लेते हैं। इनिबिटर एक और टाइप का है जिसको कहते हैं ऑलोस्टेरिक इनिबिटर, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपको समझना बड़ा आसान है, देखो, ग्लूकोस है, एटीपी के साथ जब रिएक्ट करता है तो मुझे बना के देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ हेक्सोकाइनेस, ठीक है। अब ये एटीपी यूज कर लिया तो एटीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी, तो प्लस साइमल्टेनियसली मुझे एडीपी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम हेक्सोकाइनेस। लेकिन अगर मानो मुझे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चाहिए, लेकिन कम आ गए, कम कितने आ गए, 99 आ गए मॉलिक्यूल्स, फिर भी एक चाहिए ना 100 करने के लिए, तो वो जो एक मॉलिक्यूल जो कम हुआ है, सो लेस कॉन्सेंट्रेशन मिला है, तो लेस कॉन्सेंट्रेशन यानी लेस प्रोडक्टिविटी, तो लेस प्रोडक्टिविटी विल अगेन स्टिम्युलेट द एंजाइम कि भाई अभी एक्टिविटी को थोड़ा इंक्रीज कर, सो दैट आवर कॉन्सेंट्रेशन विल गेट स्टेबल, है ना, जितना 100 मॉलिक्यूल चाहिए उतना वो बना लेगा, एंजाइम बना लेगा, मतलब एंजाइम को एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मानो अगर 100 चाहिए लेकिन 102 हो गए, सो 2 से इंक्रीज हो गया ना, तो वो इंक्रीज वाला जो भी मटेरियल रहेगा वो अगेन एंजाइम को ट्रिगर करेगा टू रिड्यूस द एक्टिविटी, ओके। तो ये साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा काम करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ से समझना है, ऐसे वाले एग्जांपल्स को कहते हैं ऑलोस्टेरिक इनिबिटर्स, ठीक है। तो बात समझ में आई आप लोगों को, या फिर इसी को कहेंगे फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, बड़ा सिंपल था, इसको समझना। अभी आगे चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, या फिर आप लोग इसको नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को, पैपेन जो कि ऑब्टेन किया जाता है पपाया सोर्स से, इसलिए उसको वैसा नाम मिला है, या फिर ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम है जिसको ऑब्टेन किया जाता है पाइनएप्पल में से, पाइनएप्पल की फैमिली होती है ब्रोमेलिएसी, इसलिए ब्रोमेलिन नाम दिया है। तो ये अकॉर्डिंग टू द सोर्स के बेसिस पे नाम था। नॉर्मली आप लोगों ने स्पेसिफिक एंजाइम ये वर्ड नाम जरूर सुना होगा कि ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, राइट, जैसे कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेस चाहिए होता है, यूरिया को डाइजेस्ट करने के लिए यूरिएस चाहिए होता है ना। तो यही सारी बातें जैसे स्पेसिफिक हो गया, है ना। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, इससे तो प्रूफ हो जाता है, लेकिन इसके अलावा देयर इज अ आईओबी करके एक है, जैसे कि जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने ईसी नंबर्स दे के रखे हैं, क्या दे के रखे हैं, ईसी नंबर्स दे के रखे हैं, एंजाइम की कैटेगरी बना के रखी है, ठीक है। तो ईसी नंबर का फुल फॉर्म होता है जैसे कि एंजाइम कमीशन नंबर्स, तो जैसे कि अगर EC1 EC2 EC3 ऐसे करके टोटल 6 होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पहले ग्रुप में आता है EC1 में ऑक्सीडो रिडक्टेस, EC2 में आता है ट्रांसफरेसेस, EC3 में आता है हाइड्रोलेसिस, एंड EC4 में आता है लाइसिस, EC5 में आता है आइसोमरेसिस, एंड EC6 में आता है लाइगेसिस, ठीक है। तो अभी इसको समझना बड़ा आसान है। अभी जैसे कि ऑक्सीडो
रिडक्टेस यहाँ पे एक कैटेगरी जो थी EC1 के लिए, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीडो रिडक्टेस मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप रिएक्शन देखने वाले सब्सटेंस। तो ऐसे जो भी एक्टिविटी दिखाएगा वो सारे एंजाइम्स इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेस वाले कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेस, जो कि मदद करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसको शॉर्टकट में ETS भी कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फाइन। नेक्स्ट जो होता है जिसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। ओके, ये एक और एंजाइम है जो कि आगे जाके आप लोगों को डिटेल में सीखना है। क्या करता है देखो, एल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है 1,3-डाई-PGA में। ओके, तो मतलब देखो PGAL के साथ NAD+ था, वो भी रिड्यूस हो गया NADH2 में, ठीक है। ये आपको एक रिएक्शन है जस्ट फॉर बेसिक टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द एक्टिविटी कॉल्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेस रिएक्शन समझने के लिए, ठीक है। नाउ ट्रांसफरेंस, ये क्या ट्रांसफर करता है, तो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करके देता है। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ओवर हियर। इसको समझना बड़ा आसान है, जैसे कि ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेस करके नाम दिया है। ओके, सो ग्लूटामिक एसिड का रिएक्शन जब पायरुवेट के साथ होता है तो ये कन्वर्ट होता है अलानाइन में एन अल्फा कीटोग्लूटारेट में। मतलब क्या, ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप। अभी यहाँ पे ग्लूटामिक पायरुवेट जो है या फिर जो ग्लूटामिक एसिड जो लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्लूटामिक एसिड, दिस इज द वन ऑफ द अमीनो एसिड। जैसे कि आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल सीखा था, तो बायोमोलिक्यूल में अमाइनो ग्रुप के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। और इसके अलावा अमीनो एसिड्स में क्या रहता है, अमाइनो ग्रुप रहता है, उसके बाद एसिड ग्रुप रहता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा रहता है और एक ग्रुप तो फ्री रहता है, सो डेट वहां पे नंबर ऑफ चेन लग जाए कार्बन की। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर था जो आप लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो अमाइनो अमाइनो ग्रुप जो रहता है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो ग्लूटामिक एसिड से पायरुवेट के पास चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को रिएक्शन समझने के लिए ये रखा गया है ट्रांसफरेस एंजाइम। ओके, क्या नाम दिया था आप लोगों को, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेस। ओके, ट्रांस अमाइनेस यानी यहाँ पे अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा था, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ द वाटर। सो एग्जांपल ले लो स्टार्च, जिसका ब्रेकडाउन होता है माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में एंड लिमिट डेक्स्ट्रीन में। दीज आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टार्च, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अमाइलेज। तो एक बात, इससे ये बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि जितने भी हमारे बॉडी में एंजाइम जो एक्ट करते हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है आपके स्क्रीन पे, लाइसिस। इट ब्रेक्स द बॉन्ड्स लेकिन बिना वाटर मॉलिक्यूल के, ठीक है, बिना एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसको समझना बड़ा आसान है। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ओके, दैट इज द 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये आपको पढ़ने मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस में। तो रेस्पिरेशन टॉपिक तो आएगा ही आगे चल के, तभी बात करेंगे इसको लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम है जिसने लाइसिस जैसे एक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज एल्डोलेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम है आइसोमेरेस। ओके, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, ओके। फॉर्मूला दोनों का भी सेम है, C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज आइसोमेरेस हेक्सोस, या फिर हेक्सोस आइसोमेरेस बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लाइगेसेस, दीज आर नथिंग बट अ गम, गम बोल सकते हो, ग्लू बोल सकते हो, इसके जैसे एक्ट करने वाले एंजाइम्स, ओके, जॉइनिंग एंजाइम जिसको कहते हैं। तो पायरुविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी विल बी गेटिंग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अभी यहाँ पे पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो रहा है 4 कार्बन कंपाउंड में, जिसको कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। सो पायरुवेट कार्बोक्सिलेस भी एंजाइम कहा जाता है, ओके। ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है। अभी एंजाइम का टॉपिक जो था वो पूरी तरीके से डील कर लिया गया है। अभी हम लोग एंटर करेंगे विद द न्यू टॉपिक जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, जिसको कॉमनली सैकराइड्स के नाम से भी पहचाना जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। तो इनमें कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन भी आता है। जैसे कि रेशो हो गया 1:2:1 का। इनका जनरल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो CnH2nOn के जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। दे आर नॉर्मली स्वीट इन टेस्ट, ओके। सो अभी यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम का चार्ट है जो मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको समझो, काफी इजिली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharide, these are the three category will be seen under the carbohydrate.
जैसे कि मोनोसेकेराइड यानी सिंगल यूनिट होता है, इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हम कर नहीं सकते, ओके, क्योंकि यही लास्ट यूनिट होते हैं इनके, ओके, जो कि 6 कार्बन के होते हैं। लेकिन ऑलिगोसेकेराइड्स की बात डिफरेंट है, वो 2 से लेके 10 यूनिट तक हो सकते हैं, ओके। आप लोगों को ध्यान में रखना है इस बात को। अगर मैं इनको हाइड्रोलाइज करूं तो मुझे 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड्स के मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉलीसेकेराइड की बात करूं, पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है मोर देन 10 यूनिट्स, ओके। जब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोगों को मोर देन 10 यूनिट मोनोसेकेराइड्स तो मिलने ही वाला है, एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी तीनों की एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे रखा गया है, जैसे कि मोनोसेकेराइड के लिए आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गुलोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन उनके हिसाब से बन जाता है, जैसे कि डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, ऐसे करके उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम ओपन हो जाते हैं, ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन इन नेचर। आप लोग बोल सकते हो ये और ये जो है वो सेम है, ठीक है। वेर एज हियर ओलिगोस दिस पॉलीसेकेराइड्स की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, दीज आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू, ओके। इनसॉल्युबल इन वाटर, टेस्टलेस एंड अमॉर्फस इन नेचर। अभी बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि अभी मैंने कहा था, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस करके आप लोगों को क्लासिफिकेशन सिस्टम ओपन हो जाता है, तो एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे खुल जाता है, जिसको कहते हैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, ओके। सो ट्रायोस शुगर के लिए एग्जाम्पल आ जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, डायड्रॉक्सी एसीटोन, ऐसे करके। टेट्रोस के लिए एग्जाम्पल आप लोगों को एरिथ्रोस एंड थ्रियोस करके दिया गया है। पेंटोस के लिए आ जाता है जैसे कि आरएनए आ गया तुम्हारा, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, अराबिनोस, ओके। दीज आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू। हेक्सोस के लिए तो ग्लूकोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, मैनोस, दीज आर द एग्जांपल आर देयर। एंड हेप्टोस की बात करें तो सेडोप्टोलोस इज द बेस्ट एग्जांपल टू स्टडी ओवर हियर। याद रखना जरूरी है, थोड़ी सी मेहनत करो, याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे OH ग्रुप लगे रहेंगे। इसको समझना बड़ा आसान है, एक हेक्सोस नाम का शुगर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अ मोनोसेकेराइड ओनली, ओके। जिनके फंक्शनल ग्रुप दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो हम लोग उसको अल्डो शुगर के नाम से कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ग्लूकोज, ठीक है। और वही अगर मैं कीटोन के बारे में बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा कीटोन, तो इनको कीटो शुगर बोलेंगे, और उनका एग्जांपल ले लेते हैं फ्रक्टोज समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर ठीक से ध्यान दोगे, आपके राइट हैंड साइड में तो मैंने स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन बनाया है, जो कि टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। ये CHO ग्रुप हो गया, देखो, C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, तो पहले सेकंड कार्बन और बाकी के जो बोल सकते हो 4, 5, 6, ये ऑल बाकी के जो मैंने हाईलाइट किए वाले कार्बन है, उनके जो OH ग्रुप है वो आपके राइट हैंड साइड में है। वेरएस अगर मैं थर्ड कार्बन की बात करूं तो OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। स्ट्रक्चर बड़ा इजी है, इसको समझना, बाकी तो पूरा हाइड्रोजन के साथ उसकी वैलेंसी को स्टेटिस्फाई करना है। अंडरस्टूड द थिंग। सो ये था लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओके, C6H12O6। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में से हाइड्रोजन और फिफ्थ कार्बन से हमेशा एक OH ग्रुप निकलेगा, ओके। तो ये पानी बन के निकला मॉलिक्यूल, और ये आपको जो यहाँ पे बचा हुआ जो ऑक्सीजन है, दिस विल बी गेटिंग शेयर्ड। तो ये फर्स्ट कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को शेयर किया जाएगा। ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा आप लोग जो देख रहे हो, दैट इज नथिंग बट यू कैन से अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके। सो ये देखो, ऑक्सीजन इज शेयर्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, इट इज अ ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओके। इसको लीनियर फॉर्म में बोल सकते हो। लेकिन अगर मुझे रिंग स्ट्रक्चर बनाना रहेगा तो कैसे बनेगा, देखो, ये मेरे को पता है कि 6 कार्बन है, तो उसके हिसाब से मैं हेक्सागोनल रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन जो है वो पहले कार्बन के साथ और फिफ्थ कार्बन के साथ
यूज हो जाता है ना, मतलब शेयर हो जाता है, तो बचा क्या, कार्बन की पोजीशन बदल जाएगी। तो यहाँ पे C1 C2 C3 C4 एंड C5, मतलब ये जो पूरी रिंग है इसमें टोटल 5 कार्बन है, तो फिर 6 कार्बन कहाँ चलेगा, 6 कार्बन रिंग के बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं C6। ओके, तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल रिंग जरूर दिख रही है, ओके, लेकिन ये जो रिंग बनी हुई है वो बनी हुई है 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम से। ओके, ऐसे करके आपको याद रखना जरूरी है। ओके, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एल्डिहाइड ग्रुप एंड द ओएच ग्रुप, ये आपको जरूरी याद रखना है, इसको ही कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ऐसे काइंड के रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं या तो हेक्सागोनल रिंग या तो फिर कहते हैं पैरानोज रिंग। ओके, याद रखना जरूरी है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। नाउ सी, इफ एल्डिहाइड एंड ओएच ग्रुप इज बिलोंग टू द सेम मॉलिक्यूल, मतलब अगर एक ही मॉलिक्यूल का है, मतलब सिंगल चेन के ही मेंबर्स अगर वो लोग ग्रुप मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग हेमी एसिटल बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगर मानो दो डिफरेंट हेक्सोस शुगर आके ये बॉन्ड बनाते हैं तो हम लोग उसको खाली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, और कुछ वर्ड उसके लिए यूज नहीं करते। ठीक है, अभी इसी तरीके से आप लोगों को कीटोन का भी सिनेरियो समझ लेना है, जहाँ पे एग्जाम्पल आपको फ्रक्टोज पढ़ना है। ठीक है, सो ये जो है ये फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है। देखो कीटोन ग्रुप आपको यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके दिया है, C डबल बॉन्ड O इज अ फंक्शनल ग्रुप, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी पूरा तो वैलेंसी के साथ सेटिस्फाई करना है। ठीक है, एक लीनियर चेन वाले स्ट्रक्चर में टोटल 5 OH ग्रुप रहते हैं, तो सी इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी भी इसको कहा जाता है। देखो 3 4 5। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इज गेटिंग शेयर्ड बिटवीन द सेकंड कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन, ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है, बिटवीन द सेकंड कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज गेटिंग शेयर्ड ओवर हियर, तो फिर फर्स्ट कार्बन भी रिंग के बाहर है और सिक्स कार्बन भी रिंग के बाहर है, तो ये जो रिंग है ये हेक्सागोनल ना होके ये तुम्हारा पेंटागोनल रिंग बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूरानोज वाली रिंग, क्या कहते हैं इसको, फ्यूरानोज वाली रिंग कहते हैं। ओके, फॉर्म बिटवीन द 4 कार्बन, मतलब 4 कार्बन उस रिंग को बनाने में मदद करते हैं, साथ में एक ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अभी नोट करने वाली क्या बात है, ग्लूकोज जो है एंड फ्रुक्टोज जो है ये रेड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल्स होते हैं। कैसे होंगे रेड्यूसिंग शुगर्स, क्यों कहते हैं रेड्यूसिंग शुगर्स, अभी हम लोगों को वो समझना है। ठीक है, तो रेडी हो जाओ अभी डाइसैकेराइड समझने के लिए, इसी के साथ आपको रेड्यूसिंग वर्ड क्यों यूज किया जाता है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि डाइसैकेराइड्स एग्जाम्पल ले लेते हैं माल्टोस। ओके, ये बना हुआ रहता है दो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से, ये रहा हेक्सोस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये रहा हेक्सोस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, सबको पता है पहले कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है, तो यहाँ पे भी देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे भी एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा फर्स्ट कार्बन पे। फाइन, सो दिस मच यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रहेगा और इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, लेकिन काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया फोर्थ कार्बन, मतलब 4 और 1 कार्बन में से आप लोगों को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन के मिलने वाला है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यही से निकलेगा। ओके, सो 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं, मतलब देखो कार्बन 1 पे क्या है एल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बन 4 पे क्या है OH ग्रुप। ठीक है, लेकिन ये इसका कार्बन नंबर 1 फ्री है ना, अगर कार्बन नंबर 1 फ्री है मतलब यहाँ पे तुम्हारा एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है एल्डिहाइडिक का ग्रुप है, मतलब अगर मैं एक और ऐसे हेक्सागोनल की रिंग यहाँ पे लाके लगा सकता हूँ, है कि नहीं, बिल्कुल लगा सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे मोर रिंग अटैच कर सकता हूँ लाके, इसका मतलब ये क्या है, ये रेड्यूसिंग शुगर माने जाते हैं। ओके, बड़ा इजी है इसको समझना। अगर कोई भी दो रिंग में से अगर किसी एक का भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक्सपोज रह जाता है तो वो रेड्यूसिंग शुगर माना जाता है। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि लैक्टोज भी वही सिनारियो है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, अगेन यहाँ पे भी 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही मिलेंगे, इसलिए लैक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेड्यूसिंग शुगर। ओके, ऐसे करके आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं सुक्रोज। देखो ये सुक्रोज बना हुआ रहता है 1 ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, वो पेंटागोनल है, फ्यूरानोज रिंग दिखाता है। वही ग्लूकोज का मुझे हेक्सागोनल रिंग दिखाता है, तो पहले कार्बन पे तो रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप और इसका दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप रहता है। मतलब क्या, 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा जरूर, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए ना बॉन्ड बनाने के लिए। अगर ऐसे सिनेरियो होगा तो यहाँ पे मैं कोई और एक्स्ट्रा पर्सन को लाके लगा नहीं सकता, मतलब मैं कोई और एक्स्ट्रा रिंग बना नहीं सकता, यहाँ पे लाके अटैच नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या हो गया 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इसलिए इसको नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहा जाता है।
अभी इतना समझने के बाद लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट सिनेरियो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राइसैकेराइड. एग्जांपल है रफाइनोस. ओके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, these आर द थ्री मेंबर which आर प्रेजेंट इन द रफाइनोस. ओके, ये नॉर्मली आपको शुगर बीट एंड कॉफी में देखने मिलता है प्रोडक्ट, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड. अभी ओलिगोसैकेराइड खत्म हो गया है तो बढ़ते हैं आगे पॉलीसैकेराइड्स के पास. मतलब हम लोगों ने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ये सारी बातें तो देख ली अच्छी तरीके से. अभी बात क्या करेंगे हम लोग? पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड हमेशा डायरेक्टली नहीं पढ़ा जाता, उसके अंदर दो कैटेगरी आती है, जैसे कि होमोपॉलीसैकेराइड्स, जिसमें एग्जांपल आ जाता है सेलुलोज. मतलब ये सेलुलोज जो होता है ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है. मतलब 1000 मॉलिक्यूल्स अगर मैं ग्लूकोज के मानूं तब जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज बनता है. ठीक है. वैसा ही हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं. हेटेरो वर्ड यूज किया, मतलब इनमें ये सारे सब्सटेंस रहेंगे, जैसे कि फ्रुक्टोज, जाइलोस, मैनोस, अरबिनोस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाई द हेटेरोपॉलीसैकेराइड वर्ड हैज बीन यूज्ड ओवर देयर. नाउ स्टार्च का एग्जाम्पल तो सबके लिए इजी हो जाता है, बिकॉज इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स माना जाता है. अगर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड किसी ने पूछा तो एग्जाम्पल याद रखो सेलुलोज, क्योंकि सबको पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल्स होते हैं, सेल वॉल का कंपोजिशन ही सेलुलोज होता है. ठीक है. और स्टार्च जो है इट इज अ पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज. ओके. नोट, स्टार्च ऑल्सो शोज अ ब्लू कलरेशन विद द आयरन या फिर आयोडीन बोलो, ड्यू टू द अमाइलोस पार्ट. ओके. अभी अमाइलोस वगैरह क्या होता है तो अभी इसको समझना पड़ेगा. जैसे कि स्टार जो होता है ये दो कंपोनेंट का बना हुआ रहता है, एक होता है अमाइलोस और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन. ओके, एक होता है अमाइलोस और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन. तो नाउ सी अमाइलोस ओवर हियर शोज द 200 टू 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज अमाइलोपेक्टिन की बात करें सो 2000 से लेके 20,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. वही अगर मैं बात करूं अमाइलोज की तो उसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको देखने मिलेगा, वेरएस ओवर हियर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ आपको 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी देखने मिलेगा. ठीक है. ये जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर दिखाएगा, लेकिन कॉइल्ड होगा. कॉइल्ड मतलब कैसे? ऐसे. ठीक है. वेरएस ओवर हियर अगर मैं बात करूं अमाइलोपेक्टिन की, ये देखो 1,4 भी दिखा रहा है, 1,6 भी दिखा रहा है, दैट मींस इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर. ओके. और दोनों के रेशियो कंपैरेटिवली एक साथ स्टार्च में रहते हैं, इसलिए 1:3 का रेशियो दिखाते हैं. अमाइलोस विद रेस्पेक्ट टू अमाइलोपेक्टिन 1:3 का रेशियो होना चाहिए. ठीक है. सो इतना समझने के बाद वी आर एंटरिंग इनटू द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज द सम मोर एग्जांपल्स. देखो यहाँ पे इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आपको रीड करोगे तभी. ठीक है. नेक्स्ट, सेलुलोज. इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. बॉन्ड जो बनता है इसमें बीटा बनता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. बीटा क्यों? देखो बहुत इजी है. ये रहा हेक्सोस शुगर तुम्हारे सामने, ये रहा दूसरा हेक्सोस शुगर तुम्हारे सामने. ठीक है. ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो तुम लोगों ने देखे थे. फिर बीटा वर्ड क्यों यूज किया? देखो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे OH ग्रुप नीचे है, यहाँ पे भी अगर OH ग्रुप नीचे होता तो मैं उसको बोलता अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लेकिन वर्ड आ गया बीटा क्योंकि इसका OH पोजीशन एक का ऊपर है और इसका OH पोजीशन नीचे है. इसी के कारण यहाँ पे ऐसा सिनेरियो देखने मिलता है. तो वाटर मॉलिक्यूल तो ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन एक ऑक्सीजन आइटम जो है ये यहाँ पे बीच में शेयर किया जाएगा. तो बॉन्ड कैसे बनेगा? ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन समवेयर ओवर हियर. ठीक है. दैट मीन्स ऐसे बॉन्ड बनेंगे. ठीक है. तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है. अगर ऐसे बॉन्ड आपको देखने मिलता है तो इसको बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं. रीजन क्या है? तो OH की पोजीशन बदल जाती है, एट फोर्थ कार्बन वो ऊपर रह जाता है और हाइड्रोजन नीचे आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, कैलोस इज वन ऑफ द एग्जांपल वेयर इज होमोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ रहता है, दैट इज अ ग्लूकोज, और इनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको देखने मिलता है कैलोस में. ठीक है. इसी के जैसे हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे कि ग्लाइकोजन अगर पूछा व्हाट इज ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए होमोपॉलीसेकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज. अगर काइटिन पूछा तो काइटिन क्या है? इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. ठीक है. वैसा ही इनुलिन के बारे में तो अभी जस्ट मैंने बताया, इट इज अ मेड अप ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रक्टोज. अगार के बारे में पूछा तो होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज. हेमीसेलुलोज अगर पूछा तो इट इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड ऑफ गैलेक्टोज, मैनोस, जाइलोस, अरेबिनोस. ओके. नेक्स्ट,
कमिंग टू द पेक्टिन अगर पूछता है तो गैलेक्टोरोनिक एसिड एंड ग्लूकोरोनिक एसिड से बना हुआ रहता है पेक्टिन, एंड हिपेरिन जो होता है वो अगेन इट इज अ एंटी कोआगुलेंट। सो हियर वी हैड कंप्लीटेड द कंप्लीट बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, ठीक है? तभी तक के लिए एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। बाय बाय।